हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो जैसा कि आप टाइटल से ही समझ पा रहे हैं, आज के इस चैप्टर में हमें 2 स्टोरीज़ पढ़ना है और दोनों ही स्टोरी रिलेटेड है अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, पहला स्टोरी है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसका राइटर है लियाम ओ फ्लेहार्टी, और दूसरा स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन जिसका राइटर है फ्रेडरिक फॉर्साइथ। ठीक है, तो दोनों आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बिफोर यू रीड लिखा हुआ है, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कनकरिंग द स्काईज। तो बहुत दिन पहले से ही, काफ़ी दिनों से इंसान का हमेशा से ये सपना रहा है कि वो क्या करे, स्काईज को कनकर करे। कनकर का मतलब उस पर अधिकार कर पाए आसमान पे। ठीक है, हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो नीचे दिया गया 2 स्टोरी है अबाउट फ्लाइंग। पहला स्टोरी में क्या होता है कि अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल एक समुद्री पक्षी है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो एक छोटा सा समुद्री पक्षी जिसको उड़ने से डर लगता है। हाउ डज ही कनकर हिज फियर, वो अपने डर पे कैसे काबू पाता है, वो इस स्टोरी में बताया गया है। और दूसरा स्टोरी है अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट के बारे में है जो एक तूफानी बादलों में खो जाता है। ठीक है, डज ही अराइव सेफ, तो क्या वो सेफली अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, और उसका मदद कौन करता है। तो ये हम सेकंड स्टोरी में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टोरी को पढ़ते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए, लिखा हुआ है द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो छोटा सा समुद्री पक्षी अकेला था ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। तो वॉल से कोई रेक निकला होगा, जैसे कि आप किचन में देखते हैं नॉर्मली, वॉल से जो रेक निकला होता है उसको लेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लेज का मतलब है क्लिफ। क्लिफ क्या होता है, एक खड़ा चट्टान। ठीक है, एक खड़ा पहाड़ को बोलते हैं क्लिफ। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही खड़ा हुआ पहाड़ है, इसको चट्टान को बोलते हैं, रॉक को बोलते हैं क्लिफ। और इस पर एक छोटा सा सीगल है, यंग सीगल है, और नीचे में सी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो उसके फैमिली में देखिए कौन कौन है, उसके 2 भाई और उसकी एक बहन जो थे, वो लोग क्या है, पहले एक दिन पहले ही वो लोग उड़ के चले गए थे वहाँ से। तो ये आप अंडरलाइन कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसे उनके साथ उड़ने में डर लगा था। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। और किसी भी तरह जब वो थोड़ा सा दौड़ लगाकर आगे आया टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ठीक है, उस रॉक के एकदम ब्रिंक पे, मतलब किनारे पे आ गया उस लेज के, तब और अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख को फड़फड़ाने का कोशिश भी किया, तभी क्या हुआ, ही बिकेम अफ्रेड, उसे डर लग गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और एक बहुत बड़ा समुद्र था नीचे, पूरा फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो काफ़ी गहरा भी था, काफ़ी नीचे था, मीलों गहरा था। ही फेल्ट सर्टेन डैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ये कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि उसके वो पंख उसके सपोर्ट नहीं करेंगे, उड़ने में हेल्प नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसलिए वो अपना क्या करता है, सिर झुका लेता है और वापस दौड़ के कहाँ चले जाता है, उस लिटिल होल में चले जाता है जो उस लेज में, उस रॉक में बना होता है। ठीक है, और जहाँ पे वो उस रात को सोता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो काफ़ी लंबा सेंटेंस है। बोला गया है कि भले ही उसके भाई और उसकी छोटी जो बहन थी, जिसके पंख काफ़ी छोटे थे कंपेयर टू उसके सीगल के, ठीक है, यंग सीगल के, उसकी छोटी बहन के जो पंख थे वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो लोग रैन टू द ब्रिंक, वो लोग किनारे तक एकदम आए। ब्रिंक का मतलब होता है एज, ठीक है, उस रॉक के एकदम किनारे तक आए। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ के चले गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, लेकिन वो फेल कर गया। मस्टर अप का मतलब गैदर, हिम्मत जुटाने में वो फेल कर गया। टू टेक दैट प्लंज, छलांग लगाने का हिम्मत नहीं जुटा पाया वो। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और वो छलांग लगाना उसके लिए काफ़ी डेस्परेट था, मतलब बेकार सा काम उसे लग रहा था, जो उसे फोर्सफुली करना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो उसके मम्मी और पापा उसके पास आए थे और उसे calling to him shrilly,
और श्रीली मतलब काफ़ी तीखे स्वर में उसे बुलाते हैं। अपब्रेडिंग हिम का मतलब उसे स्कोल्ड मतलब डांटते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व का मतलब भूखे मार देना, ठीक है। तो उसे धमकाते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं उड़ के चले तो हम तुम्हें यहीं पे भूखे मार देंगे, तुम्हें खाना नहीं देंगे, ठीक है, तुम इसी लेज पर स्टार्व कर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए भी वो मूव नहीं कर पाया, ठीक है, उसे हिम्मत ही नहीं हो रहा था वो उड़ने का। डेट वॉज 24 आवर्स अगो, लेकिन ये जो इवेंट था कि उसके मम्मी पापा आए थे और उसे डांटे थे, ये सब 24 घंटा पहले हुआ था। सिंस देन, उसके बाद से नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो देखा था कि उसके पेरेंट्स जो है उसके भाई और बहनों के साथ सारे दिन उड़ते रहे आसमान में। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें नए नए स्किल सिखा रहे थे, उन्हें परफेक्ट बना रहे थे कि कैसे उड़ा जाता है। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे, मतलब उसके पेरेंट्स जो थे सिखा रहे थे उसके भाई बहनों को कि कैसे वेव्स को स्कीम किया जाता है। स्कीम का मतलब क्या होता है? टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, ठीक है। अब ये जो सी ईगल होते हैं, समुद्री पक्षी जो होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये लोग समुद्र से मछली पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, सरफेस के एकदम ठीक ऊपर उड़ना पड़ता है और हल्का सा पैरों से टच करते हुए उस पैरों से, पंजों से मछली को पकड़ के फिर उड़ जाना होता है, ठीक है। तो वो वेव्स को टच जो करेंगे उसको बोलते हैं स्कीम करना, ठीक है। तो सिखा रहे थे कि कैसे वेव्स को स्कीम किया जाता है एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली को कैसे पकड़ा जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और उसने तो ये तक भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई था वो अपना पहला हरिंग का मतलब होता है अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक मछली होता है, ठीक है। उसका बड़ा भाई एक मछली भी पकड़ लिया था और डिवोर इट का मतलब टू ईट समथिंग क्विकली, काफ़ी तेज़ी से खा भी रहा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पहाड़ पे, ठीक है, पत्थर पे। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जैसे जैसे वो खा रहा था वैसे वैसे उसके पेरेंट्स गोल गोल घूर के घूम रहे थे और रेजिंग अ प्राउड कैकल, और काफ़ी गर्व में अपना आवाज़ निकाल रहे थे, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्ड आइज, और सारी सुबह उसके पूरे जो फैमिली थे वो ऑपोजिट क्लिफ, एक क्लिफ तो ये है, ठीक है, और इसका सी पार करके एक और यहाँ पे क्लिफ होगा, तो दूसरे क्लिफ पर बाकी सारे फैमिली मेम्बर पहुँच गए थे, इकलौता ये सी गल यहाँ पे बच गया था। तो बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर जो ऑपोजिट क्लिफ में पहुँच गए थे वो लोग क्या कर रहे थे? द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, तो उस ऑपोजिट क्लिफ के बीच में कहीं बिग प्लेटू होगा। प्लेटू का मतलब क्या होता है? हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, एक समतल ज़मीन लेकिन थोड़ा ऊंचा समतल ज़मीन को बोलते हैं प्लेटू, ठीक है। तो प्लेटू पे सारा फैमिली क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे ऑपोजिट क्लिफ पे और उसे टॉन्ट कर रहे थे, ठीक है, उसे ताना मार रहे थे विथ हिज कावर्ड आइज, उससे उसके कायरतापन पे सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, उसके ताना मार रहे थे फैमिली के बाकी मेम्बर्स। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और अब धीरे धीरे क्या था? सन आसमान में ऊंचा आ रहा था, ठीक है, दिन होने को आया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज डेट फेस द साउथ, और काफ़ी तेज़ रोशनी पड़ रहा था उस लेज पे, और उस लेज का डायरेक्शन किधर था? साउथ के डायरेक्शन में था, ठीक है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और जो सन का जो हीट था वो इस सीगल को काफ़ी महसूस हो रहा था, लग रहा था इसको वो सूर्य का गर्मी। क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट को कुछ खाया नहीं था, भूखा था, तो उसे गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑन द लेज, तो वो क्या करता है? धीरे धीरे एकदम उस लेज के एकदम किनारे पे आ जाता है, ब्रिंक पे आ जाता है। फिर एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर पे वो खड़ा हो जाता है और दूसरे लेग को अपने पंखों में छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, और अपने एक आँख को बंद कर लेता है, देन द अदर, और फिर दूसरे आँख को बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा एक्टिंग करता है कि उसे नींद आ रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन ऐसा करने का बावजूद भी उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। ये ऐसा इसलिए जानबूझ से करा था कि फैमिली मेम्बर्स उसे ध्यान दे और उसे कुछ खाना दे दे, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर्स इस पर ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो देखता है कि उसके दो भाई और उसकी जो बहन है वो प्लेटू पे पड़े हुए हैं, डॉजिंग विद देयर हेड्स, डॉजिंग का मतलब होता है अ लाइट स्लीप, झपकी ले रहे हैं अपने सिर को, संक इनटू देयर नेक्स, ठीक है। जब ये लोग सोते हैं तो अपने पूरा गर्दन को मतलब डुबा सा लेते हैं, ठीक है, तो वैसे करके लोग सोए हुए थे।
हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिताजी अपने फेदर्स को क्या कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने फेदर्स को थोड़ा ठीक ठाक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो उसकी माँ जो थी वो कहाँ पे खड़ी थी, एक हाई हम्प पे खड़ी थी। हम्प मतलब भी एक उठा हुआ जगह, जैसे कि ऊँट का जो उठा हुआ वो बॉडी में पार्ट होता है ना, वो हम्प बोलते हैं। तो वैसे ही प्लेटू में एक हम्प था, उठा हुआ सरफेस था, वहाँ पे उसकी माँ खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो माँ की जो सफ़ेद जो छाती थी वो उसमें चिपकी हुई थी पत्थर पे। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और हर थोड़ी थोड़ी देर में वो क्या कर रही थी, एक मछली का टुकड़ा तोड़ रही थी, ठीक है। एंड ले दैट ले एट हर फीट, जो मछली उसके पैरों पे पड़ा हुआ था वो मछली का छोटा छोटा टुकड़ा तोड़े जा रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद अपने चोंच को दोनों साइड से रगड़ती है उस रॉक पे, ठीक है। आप देखे होंगे चिड़िया आकर ऐसा करते हैं। ऐसा वो क्यों करती है, ताकि वो लोग उसका जो बीक है, चोंच है, वो थोड़ा शार्प हो पाए, उसलिए वैसा करते हैं वो लोग। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और वो खाना देखकर, मछली देखकर ये जो यंग सीगल था वो एकदम पागल सा हो गया, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे कितना पसंद था उस फूड को ऐसे तोड़ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपने चोंच को थोड़े थोड़ी देर में रब करना। स्क्रैप मतलब रब करना, ठीक है। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, ताकि रब क्यों करते हैं, ताकि वो क्या होता है, वेट हो पाए। वेट का मतलब क्या होता है, शार्प कर पाए उसको। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो वो ऐसे करके बोलता है अपनी माँ को कि कुछ खाना लेके आओ। गौ कोला सी डिक स्क्रीम बैक डेरिसिवली मतलब काफ़ी गुस्से से, उसका मजाक उड़ाते हुए, मतलब उस पर चिल्ला के बोलती है, ऐसा कुछ बोलती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो प्लेंटिवली का मतलब सैडली, वो उसे बुलाता जा रहा है, अपने माँ को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मुझे कुछ खाना दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक मिनट या फिर कुछ देर बाद उसके मुंह से क्या हुआ, एक खुशी भरा स्क्रीम, एक चीख निकला। क्यों, क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, क्योंकि उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठा लिया था और वो उसकी तरफ उड़ के आ रही थी, ठीक है। ही लीन्ड आउट, और वो आगे की तरफ झुक गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा यंग सीगल और ये है उसकी मम्मी चोंच में एक मछली ली हुई है। तो जो यंग सीगल है वो आगे की तरफ थोड़ा झुक गया मछली को पकड़ने के लिए, ठीक है। ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और वो रॉक पे अपने पैरों से थप किए जा रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो यंग सीगल चाह रहा है कि जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी माँ के करीब पहुँच जाए, ठीक है। जैसे जैसे उसकी माँ उड़ के आ रही है वैसे वैसे ये भी झुके जा रहा है कि और थोड़ा करीब आ जाए माँ के। बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड का मतलब होता है स्टॉप्ड, हर विंग्स मोशनलेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उसके ठीक ऑपोजिट पहुँच गई तो उसकी माँ क्या करती है, वहाँ पर रुक जाती है, अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर देती है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। उसकी माँ जो है यहाँ पे स्टॉप कर गई है, ठीक है, उसके आगे नहीं जा रही है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ठीक है। और वो जो मछली का जो टुकड़ा है जो उसकी माँ के चोंच में है वो एकदम उसके पहुँच के पास है, ठीक है, उसके भी चोंच के एकदम पहुँच के पास है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो कुछ देर के लिए रुकता है, वो सरप्राइज हो जाता है कि क्यों, सोचता है कि वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, लेकिन वो भूख के मारे पागल होकर क्या करता है, मछली पे छलांग लगा देता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और एक कड़ी बहुत तेज चीख के साथ वो नीचे गिर जाता है और हवा में अब नीचे गिर रहा है वो, ठीक है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और तभी क्या होता है कि एक बहुत ही खतरनाक सा डर उसे पकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट इज टू स्टिल, और उसका दिल थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है। ही कुड हियर नथिंग, उसको पूरा सुन पड़ जाता है, ठीक है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर था, इस टाइप का डर कुछ ही देर के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसे महसूस होता है कि उसके जो विंग्स है वो अपने आप खुल चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवाएं थे वो उसे छाती से टकरा रहे थे, ब्रेस्ट फेदर्स, ठीक है, उस छाती के जो पंख थे उसमें से टकरा रहे थे हवाएं। एंड अंडर हिज स्टमक, और पंख से टकरा के उसके स्टमक पे लग रहे थे हवाएं। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके विंग्स पे लग रहे थे।
ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे महसूस हो रहा था कि उसके जो पंख है वो हवा को थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हवा से टकरा रहे हैं, मानो हवा को काटते हुए जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल, वो अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, सोरिंग का मतलब फ्लाइंग, वो फ्लाई कर रहा था नीचे की तरफ और आउटवर्ड, मतलब ये मान ली ऐसा कुछ सीन है, ये मान लीजिए क्लिफ है और यहाँ पे था यंग सीगल, ठीक है, और यहाँ पे है सी। तो वो जो नीचे गिर रहा था तो डाउनवर्ड्स तो गिर रहा था, साथ साथ आउटवर्ड्स भी, मतलब इस शेप में ऐसे गिर रहा था वो, समझ रहे, तो ऐसे करके वो गिर रहा था। अब देखिए क्या होता है फिर, ये रहा, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसके सिर्फ डिजी, डिजी मतलब हल्का सा चक्कर आना, ठीक है, हल्का सा चक्कर आया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, लेकिन अब क्या करता है वो अपने पंख को फड़फड़ाता है, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वो फ्लाई कर जाता है ऊपर की तरफ। गा 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 कोला, फिर ऐसा कुछ वो बोलता है। हिज मदर सूप पास्ट हिम, और उसकी माँ अब उसको आगे, उससे आगे निकलती है, ठीक है, उड़ते हुए। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और जो वो उसकी माँ उड़ रही है तो चूँकि उसकी माँ के पंख बड़े बड़े हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो ये था जो ये उसकी माँ ने बोला था, ठीक है, तो उसका जवाब में वो भी कुछ चिल्ला के कुछ बोलता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी उसके ऊपर से उड़ते हैं, वो भी चिल्लाते हुए उड़ते हैं, ठीक है, सब खुशी का ये सब चिल्ला रहे हैं खुशी से। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और वो देखता है कि उसके जो 2 भाई हैं और एक जो बहन है वो उसके आसपास उड़ रहे थे। कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, ये सब एक क्या है, वेज ऑफ फ्लाइंग है, ठीक है, मोशन का वेज है, उड़ने का तरीका है। कर्वेटिंग का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, ऐसे ऐसे छलांग लगाना, ठीक है, ऊपर जाना फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना नीचे आना, तो इस टाइप के उड़ने को बोलते हैं कर्वेटिंग। फिर है बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ 1 विंग हायर देन द अदर, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे टेढ़े करके उड़ने को बोलते हैं बैंकिंग, ठीक है। सोरिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ उड़ना, और डाइविंग का मतलब होता है नीचे की तरफ छलांग लगाना, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मोशन कर रहे हैं सब। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो एकदम ही भूल चुका था कि एक समय ऐसा भी था कि वो उड़ना नहीं जानता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग सीरियसली, और अपने आप को वो कमेंड कर रहा था, अपना तारीफ कर रहा था कि कैसे वो अब डाइव भी कर पा रहा था, सोर मतलब ऊपर भी फ्लाई कर पा रहा था, कर्व कर पा रहा था, और चिल्ला रहा था, ठीक है, काफ़ी तीखी स्वर में चिल्ला रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो एकदम समुद्र के ऊपर था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके एकदम ठीक स्ट्रेट उड़ रहा था, मतलब ये अगर समुद्र है तो जो सीगल था एकदम ऐसे इस दिशा में एकदम ऊपर उड़ रहा था, ठीक है, ऐसे इस दिशा में उड़ रहा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ऐसे एकदम ओशन के ऊपर था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो देखता है कि उसके नीचे क्या है, एक हरा समुद्र उसके नीचे है। विथ लिटल रीजेस मूविंग ओवर इट, और रीजेस का मतलब होता है वेव्स, और जो लहरें हैं वो उसके समुद्र के ऊपर बह रही है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और वो अपने चोंच को साइड में मोड़ता है, मतलब सिर को मोड़ता है साइड में। एंड कॉड एम्यूजली, ठीक है, और आवाज़ निकालता है काफ़ी चौंक के, काफ़ी अच्छा वो सीन लगता है उसको। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब सी, तो उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो भाई बहन थे वो लोग पहले ही लैंड कर चुके थे ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, सी में लैंड कर चुके थे, ठीक है। दे वेर बेकॉनिंग टू हिम, वो उसे भी, बेकॉनिंग का मतलब कॉल करना, ठीक है, उसे भी बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, ठीक है, काफ़ी तीखे स्वर में बुला रहे थे, ठीक है। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो वो अपना क्या करता है, एक टांग नीचे करता है ताकि वो सी पे खड़ा हो पाए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसका पैर जो है डूब जाता है उसमें। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, लेकिन फ्राइट का मतलब फियर, ठीक है, अब वो डर के मारे फिर से चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और चाहता है कि अब हम डूब ना जाए, थोड़ा देर क्योंकि जब पैर डूबता है तो वो डर जाता है और वो सोचता है कि हम कहीं डूब ना जाए, और वो फिर से अपना पंख फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन अब वो थक चुका होता है। एंड वीक, और काफ़ी कमज़ोर भी हो गया होता है बिकॉज ऑफ हंगर। एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो उड़ नहीं पाता है। एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ठीक है, और अभी जो एक्सरसाइज किया था उसने, सोरिंग, डाइविंग, कर्वेटिंग, बैंकिंग, तो उस सबसे वो काफ़ी थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका जो फीट, दोनों पैर थे वो नदी में डूब चुके थे, समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका बेली मतलब स्टमक, उसका पेट जो है उसको टच करता है सी को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और लेकिन अब वो नहीं डूबता है, सिर्फ पैर डूबा, उसका शरीर ऊपर ही रह गया।
ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका पूरा परिवार स्क्रीम मतलब चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसे तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और सब कोई अपनी चोंचों से उसे फिश ऑफर कर रहा था खाने के लिए, ठीक है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपना पहला उड़ान भर लिया था। तो काफ़ी अच्छा स्टोरी था ये। चलिए अब मूव करते हैं सेकंड स्टोरी पे। अगर आप थक चुके हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं, ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद सेकंड स्टोरी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्टोरी, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। लिखा हुआ है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक पायलट है जो अपने एरोप्लेन में बैठ के एरोप्लेन को उड़ाता हुआ अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोल रहा है कि मून जो था उसके बिहाइंड था, ठीक है। यहाँ पे मून है तो वो था ईस्ट डायरेक्शन में मून। तो अगर यहाँ पे ईस्ट है मतलब वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। और तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया नॉर्थ और यहाँ पे हो गया साउथ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और ऊपर में क्या तारे टिमटिमा रहे थे, ठीक है। और स्काई काफ़ी क्लियर था, मतलब क्लाउड नहीं थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं काफ़ी खुश था अकेला वहाँ पे प्रेजेंट रहकर। काफ़ी ऊपर था मैं अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और पूरे कंट्री के ऊपर जो वो कंट्री जहाँ जिसके लोग सो रहे थे, ठीक है। कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया, तो उसके ऊपर मैं उड़ रहा था और मैं काफ़ी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो जो पायलट था वो अपना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। डकोटा एरोप्लेन कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये उड़ाता हुआ वो जा रहा था कहाँ से, फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, छुट्टियों के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और वो सोच रहा था कि मैं अपने फैमिली के साथ काफ़ी खुशी से टाइम बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, फिर मैं अपने घड़ी को देखता हूँ 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 बज रहे हैं, मतलब रात के 1:30 बज रहे हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, वो सोचता है कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल कर लेना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज ऑफ द एरोप्लेन क्या होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एरोप्लेन का आगे का हिस्सा को नोज बोलते हैं। तो उसके आगे वो देखता है, ठीक है, नीचे देखता है तो क्या पाता है, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, देखता है कि आगे किसी बड़े शहर का लाइट्स कुछ दिख रहा था उसे। तो ये सोचकर वो सोचता है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल फ़ोन कर देना चाहिए। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और मैंने रेडियो को ऑन किया और मैं रेडियो में बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो ऐसे वो लोग बोलते हैं, बात करने का तरीका होता है, वो बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल रूम, मतलब कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियो से क्या आंसर मिलता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, वहाँ से जवाब मिलता है DS 088 आई कैन हियर यू, ठीक है, मुझे तुम सुनाई पड़ रहे हो। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, मतलब कि अब तुम्हें 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना है, DS 088 ओवर। तो आई चेक माई मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो वो मैप चेक करता है, फिर कंपास को चेक करता है, ठीक है, और फिर अपना जो सेकेंड और उसका जो आखिरी फ्यूल टैंक है उसको ऑपरेशन में लाता है, और फिर डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लेता है। आई विल बी इन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट आई थॉट, वो सोचता है कि मैं सुबह नाश्ते वक्त पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है, और एक अंग्रेजी ब्रेकफास्ट होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, काफ़ी आसान सफ़र था। अब देखिए क्या होता है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो पेरिस अब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, ठीक है, पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है। जब क्या होता है तब राइटर क्या देखता है, आई सॉ द क्लाउड्स, तब उसे क्लाउड्स दिखते हैं। अभी तक तो क्लाउड्स काफ़ी, स्काई काफ़ी क्लियर था, लेकिन अब उसे क्लाउड दिखते हैं, और वो ऑर्डिनरी क्लाउड नहीं होता है बल्कि स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स होता है, तूफानी क्लाउड होते हैं। दे वर ह्यूज, और काफ़ी बड़े बादल थे वो। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ठीक मेरे सामने खड़े थे पूरे स्काई में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप और ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, तो ये फ्लाइट है और यहाँ पे मान लीजिए क्लाउड आ गया,
तो ऐसा नहीं था कि ये एरोप्लेन उसके ऊपर से जाए या फिर नीचे से जा सके, और ना ही नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ डायरेक्शन मूव करके टर्न लेके जाने का उसके पास फ्यूल था। तो ये कुछ भी ऑप्शन वो ट्राई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि ना ही आई कुड नॉट फ्लाई अप और ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। फ्यूल भी उतना नहीं था कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मूव टर्न करके फिर चला जाए। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। मुझे अब वापस कहाँ जाना पड़ेगा, पेरिस जाना पड़ेगा, इंग्लैंड छोड़ना पड़ेगा। आई थॉट, मैं सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था, वहाँ पे नाश्ता करना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, वो सोचता है कि मैं ये रिस्क लूँगा, इस क्लाउड के से होकर गुजरूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्ट्रॉम, और वो ओल्ड डकोटा मैंने सीधा उस तूफान वाले बादल में फ्लाई कर दिया। ठीक है, इनसाइड द क्लाउड्स, अब बादल के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वो पुराना जो मेरा डकोटा एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, मानो हवा में ट्विस्ट हो रहा था, मुड़ चुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास में देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, और मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या देख रहा उसने देखा कि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल घूमे जा रहा था। तो यह पिक्चर में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ब्लैक क्लाउड में ये पायलट फंसा हुआ है। ठीक है, पायलट फ्रांस से होके कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में शायद छुट्टी बिताने जा रहा होगा और वहाँ पे वो उसको नाश्ता काफ़ी पसंद है, तो ये सोच के वो जा रहा है, लेकिन ये बादल में अब फंस चुका है। तो देखिए, तो कंपास काम नहीं कर रहा था, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी इंस्ट्रूमेंट जो थे प्लेन के अंदर वो भी सब भी काम करना बंद कर चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो ट्राई किया और उसमें बोला पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, ये सब बोला। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उस रेडियो से। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना रेडियो था ना कंपास, और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, मैं खो गया था उस तूफान में। Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane, तभी उस काले बादलों में काफ़ी ठीक मेरे सामने I saw another aeroplane, मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा वो एरोप्लेन। It had no lights on its wings, उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थे। ठीक है, इस पंख पे कोई लाइट नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे देख पा रहा था कि वो ठीक मेरे बगल में फ्लाई कर रहा था उसी तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का फेस भी देख पा रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी, और वो ठीक मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुआ कि चलो कोई और एक इंसान भी है इस तूफान में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, और वो एक हाथ उठा के मेरी तरफ इशारा भी करता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो, मेरी दिशा में मूव करो। ही नोज़ डैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, तो मैंने सोचा कि उसे पता है कि मैं खो चुका हूँ, मैं भटक गया हूँ। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरा मदद करना चाह रहा था। ही टर्नड हीज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, फिर वो अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न करता है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, ठीक है, और ठीक मेरे डकोटा के सामने आ जाता है। सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसे फॉलो ईजिली कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं ठीक उस ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस एरोप्लेन के पीछे पीछे हो लिया। आफ्टर हाफ एन आवर, उस आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद वो अजीब सा काला एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने था उस बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मेरे जो डकोटा एरोप्लेन था उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था जिससे कि वो 5 से 10 मिनट तक और उड़ पाए। ठीक है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मेरे अंदर फिर से वो डर आ गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम, फिर वो अचानक से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया और मैं भी उसे नीचे हो लिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, फिर मैं अचानक से उस क्लाउड्स के बाहर आ गया, बादलों से बाहर निकल गया, तूफानी बादल से, एंड देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, 2 उससे स्ट्रेट लाइंस दिख रहे थे और लाइट लगा हुआ था दोनों लाइंस में। ठीक है, मतलब वो कहाँ पहुँच चुका था, रनवे पे पहुँच चुका था, जहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ान भरता है। इसका मतलब वो एक एयरपोर्ट पे आ चुका था और वो आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और फिर मैं वापस मुड़ के देखा कि मेरा वो दोस्त कहाँ गया जिसने मेरा हेल्प किया था, जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन अब आसमान में कोई नहीं था।
देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन अब जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। आई लैंडेड, मैं अब वो लैंड किया वहाँ पे, ठीक है, रनवे पे। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे हल्का सा भी अफसोस नहीं हुआ उस ओल्ड डकोटा से उतरते हुए नियर द कंट्रोल टावर, ठीक है, कंट्रोल टावर के पास में, ठीक है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल टावर वेयर आई वॉज, तो मैं गया और उस वुमन से पूछा कंट्रोल टावर में जो बैठी हुई थी कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था जो जिसने मेरा हेल्प किया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे थैंक यू बोलना था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मुझे काफ़ी एक स्ट्रेंजली अजीब तरीके से देखती है। एंड देन लाफ, और फिर वो हंसते हुए बोलती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन अप इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द ऑन द रडार, और रडार में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन इकलौता दिख रहा था, ठीक है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो वो सोचता है कि कौन मेरा मदद किया, जिसने मुझे सेफली अराइव करने में हेल्प किया, वो भी बिना कंपास और ये रेडियो के, और जहाँ तक मेरे टैंक में भी कोई ज़्यादा फ्यूल नहीं था। तो कौन वो इंसान था जिसने मुझे मेरा इस हालत में मेरा हेल्प किया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन वो पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, और वो भी बिना लाइट के। तो ये सब जो सवाल है वो इस पायलट के माइंड में लिंगर करते रहते हैं, मतलब वो घूरते रहते हैं, और इन सब का जवाब वो ढूंढ नहीं पाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नरेटर को आखिर हेल्प किसने किया, किस तरीके से वो सेफली रीच कर गया। तो इसका आंसर एक ही आता है कि ये सब वो क्या था, एक उसका भ्रम था, उसका अपना कॉन्साइंस हो सकता है उसका हेल्प किया होगा, ठीक है, उसका अपना जो रीजनिंग है वो हेल्प किया होगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि इट वॉज हिज ओन कैपेबिलिटी एज अ पायलट विच लेड हिम आउट ऑफ दैट ब्लैक क्लाउड, अपना कैपेबिलिटी था, उसका अपना कॉन्फिडेंस था जो उसे उस ब्लैक क्लाउड से बाहर निकाला। तो यही होगा इसका मेन थीम। तो फिर यही है, फिर ये स्टोरी एंड होता है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर देना है, ताकि इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वीडियो में थोड़ा ग्रो करने में हेल्प मिले। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पर बाकी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ। अगली क्लास में हम लोग एक पोएम करेंगे इसी चैप्टर का। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।